बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। 26 तारीख को इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, और उसके बाद मैंने जो पहली तकरीर की उसमें मैंने कुछ वादे किए थे कौम के साथ, और वो वादे जो है उनकी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कम अरसे में उनकी तकमील का आगाज़ हो गया है। और सबसे पहले जब ये इलेक्शन मेरा हो रहा था तो मुझे फ़िक्र थी कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों की दूरी पे है, हमें तो कुछ हफ्ते भी नहीं मिले। तो अभी 26 को मैंने ओथ लिया है, आज 9 दिन हुए, और एक अच्छा रमज़ान पैकेज जिसमें जो डिज़र्विंग है उनको रिलीफ मिले। मेरे इसमें कुछ नवाज शरीफ साहब की सोच थी, मेरी सोच थी, उसके मुताबिक हमने ये सोचा कि पहली बार 76 साल में इस तरह की हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वो लाइंस में कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। तो मुझे ये चीज़ एक बिलो ह्यूमन डिग्निटी लगती थी, और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम जो गरीब आवाम का जो हक है, ये उनका कोई डोल आउट नहीं है, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, उनका जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। नवाज शरीफ साहब का भी एजेंडा ये था, उनका भी मिशन ये था, और उस पर जब उन्होंने और मैंने एक प्रिलिमिनरीज के लिए मीटिंग ली तो हमने ये फ़ैसला किया कि गो के इस तरह की एक्सरसाइज या इस तरह की कोई भी जो एक मश्क है वो कभी हुकूमत ने नहीं की। तो ये अपनी नौयत की एक पहली, इस मैग्नीट्यूड की एक पहली एक्सरसाइज है, और क्योंकि ये काम कभी हुआ नहीं तो हमारे सिस्टम में इस काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और इसके पीछे जो सोच थी वो ये थी कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब रोज़े से इंसान होता है, उसको जब क्यूज़ में कतारों में लगना पड़ता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि पिछले कई साल गर्मियों का रमज़ान आता है, घंटों जो इंतज़ार की ज़हमत है लोगों को उठानी पड़ती है। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज़ पर हम डिलीवर करें। तो उसके लिए एक बड़ी हेरोइक ये टास्क था, हेरोइक चैलेंज था, और उसके लिए हमें उसी मैग्नीट्यूड की एक्सरसाइज करनी पड़ी है। तो मेरे पास ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि ये एक बहुत टीडियस काम था, बहुत पेनस्टेकिंगली करने वाला काम था वैसे अगर हम इसको देखते आम हालात में, लेकिन इन्होंने मेरी जो ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी, उसको इन्होंने एक्चुअलाइज करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की। और इसमें पंजाब गवर्नमेंट पूरी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट शामिल है, जिसके अंदर हमारा PITB शामिल है, जिसके अंदर हमारी ये जो सब महकमों के लोग बैठे हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ है, ये सब इसमें शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर का ऑफिस शामिल है, चीफ सेक्रेटरी साहब शामिल हैं। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत कम वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, इफ़ेक्टिवली डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने जो टाइमलाइंस दी हुई थी उसको ये मीट कर रहे हैं। तो मैं इनको शाबाश भी देती हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। इस पैकेज का नाम हमने रमज़ान निगहबान पैकेज रखा है। इसकी जो तादाद है हैम्पर्स की वो है तकरीबन 6.5 मिलियन, बट 6.472 टू बी प्रिसाइज। और जो फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ का नंबर है 6.472, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं फैमिली को, अगर हम उनका एक क्राइटेरिया है कि इतने लोग इंक्लूडेड होंगे, तो ये 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ
गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब? पूरे पंजाब के पास, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी, सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फ़िल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है, जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में, और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीज़न वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में, डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के ज़रिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली, उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली इसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे, किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचें और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे,
साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897, और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस को 86,000 तक थी, इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं। और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा, ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज़ को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज़ का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल है, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए, और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है, और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैम्पलिंग हुई है इसकी, और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है, और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है। मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज़्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का आईडी फैसल ने बहुत इसमें PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है। तो डिलीवरी मैकेनिज़्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया। तो ये पूरे का पूरा मैकेनिज़्म जो डिलीवरी का है वो डिजिटाइज है। वो क्या है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। PITB ने उसके लिए एक स्पेशल एंड्रॉयड ऐप बनाई है, और वो ऐप जो है
वो डिलीवरी टीम्स के लिए, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी टीम्स हैं, जिनको तरतीब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने दिया है, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल हैं। वो डिलीवरी टीम्स हैं, अपने अपने बेनिफिशरीज़ की तादाद के हिसाब से वो डिलीवरी टीम्स जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यूसी वाइज, मोहल्ला वाइज, और वो उन डिलीवरी टीम्स के साथ, क्योंकि एक अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचने के लिए कि कोई एक ट्रक जा रहा है या कोई एक जा रहा है कैरेज जिसके अंदर ये हैम्पर्स हैं, तो उसको किसी भी ऐसे एक नाखुशगवार वाक़या से बचाने के लिए हमने उसमें पुलिस को के साथ उसको मैन किया है, सिक्योरिटी दी है पूरी उसको। और उसके बाद ये PITB की जो एंड्रॉयड ऐप है, ये डिलीवरी टीम्स के लिए बनाई है। जब वो एक डिलीवरी लेकर एड्रेस के मुताबिक किसी एड्रेस पे जाते हैं, सबसे पहले उसका CNIC जो है, शनाख्ती कार्ड है, उसको स्कैन करेंगे। वो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ID कार्ड जो है स्क्रीन पे आप देखते रहें, साथ साथ आ रहा है। ID कार्ड उसका स्कैन हुआ, नेक्स्ट, फिर उसको QR कोड जो है वो उसका स्कैन होगा। अब देखें 6.5 मिलियन हैम्पर्स हैं, 6.5 मिलियन QR कोड्स हैं, हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। फिर वो आपका QR कोड को वो स्कैन करेगा और उस स्कैन में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा ID कार्ड के स्कैन से, QR कोड के स्कैन से, कि किस लोकेशन पे वो हैम्पर डिलीवर हुआ, किस को डिलीवर हुआ, किस डेट पे डिलीवर हुआ, किस टाइम पे डिलीवर हुआ। और उसके साथ ये स्टैम्प हो जाएगा उसके ऊपर। उसके साथ पिक्चर ऑफ द रिसीवर हमने ली है, वो जो है हम उसको खुफिया रखेंगे क्योंकि वो एक सेंसिटिव चीज़ है, आवाम का डेटा है। पिक्चर हमने ली है ताकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहे और डुप्लिकेशन ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकीन को उनका हक मिले। तो ये लाइव डेटा इनके पास, अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी कि अब इतनी डिलीवरी हो गई है, अब इतने नंबर इतने हज़ार हैम्पर हमने डिलीवर कर दिया, वो इसी सिस्टम के तहत है। एक दफ़ा फैसल आप इसको दोबारा दिखा दें इनको, ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको दोबारा दिखा दें। आपने मैडम कहा कि हम 3 स्टेप में इसको काम करें। जी, पहले में हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल की, उसका QR उसका स्कैन करते हैं। ID कार्ड उसमें 2D बारकोड होता है या QR कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम बताता है कि एलिजिबल है कि नहीं है। उसका फैमिली या कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है वो भी रिसीव कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में, जैसा मैडम ने बताया कि आपके हर एक पर्टिकुलर बैग के ऊपर एक यूनिक QR कोड है। वो QR कोड को स्कैन किया जाता है तो हमें एंड में पता चलेगा कि कौन सा QR कोड मिसिंग है, ताकि हम हर बैग को ट्रैक करें कि हर बैग पे यूनिक QR कोड है। और उसके बाद हम अपने प्रूफ के लिए साथ एक पिक्चर भी खींच रहे हैं ताकि हमें ताकि प्रूफ है। इस पूरे एक्सरसाइज में पीछे बैक एंड में हमारे पास उसका लाइट लॉन्ग सेव होता है, हमारे पास उसकी डेट टाइम के साथ सेव होता है। हमें एग्जैक्टली पता होता है किस बंदे ने किस टाइम पर कितने पर किस जगह पर उसको डिलीवर किया है। कल को हमें कोई मसला इसमें आएगा तो हमें वी कैन इवन कैच होल्ड दैट इंडिविजुअल। और इसका जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड जो है वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मैडम खुद उसको सुपरवाइज करेंगे जो भी डिलीवरी हो रही है। इसका डैशबोर्ड मेरे iPad पे लाइव है, मैं देख सकती हूँ। ये जो आपके सामने चल रहा है इसको मैं क्लिक करके भी देख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप ज़रा गुजरांवाला खोलें, आपको पता चल जाएगा। गुजरांवाला खोलें, ये गुजरांवाला जब खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें आपके सामने एग्जैक्ट पिक्चर आ रही है कि इस वक्त कहाँ हैम्पर्स डिलीवर हो रहे हैं, किस को डिलीवर हो रहे हैं, कितने हो गए हैं, ये सब आपके ऊपर लाइव आ रहा है डैशबोर्ड के ऊपर। डिवीजन को क्लिक करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करते हैं, उसकी तहसील आती है, तहसील को क्लिक करते हैं तो उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन डिटेल में जो आपके लोग असाइंड है वो आते हैं। किसी भी बंदे को असाइन करेंगे तो उसका पता चलेगा कि उसने बंदे की क्या डिटेल है, उसने कितने पैकेट्स डिलीवर किए, उसका एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है उसका। और उसके बाद वो किसी भी जो क्लिक करेंगे तो उसमें जितने लोगों को क्लिक उसने डिलीवर किया होगा वो सारे के सारे लाइन लिस्टिंग आ रही होगी। जिसको भी क्लिक करेंगे उसकी पिक्चर भी आती है, उसका लैट लॉन्ग भी आता है, उसकी डिटेल आती है। और इसका ये पूरा GIS पे ये प्लॉटेड है कि किस किस एरिया में उसका क्या रूट बन रहा है, किस जगह पर जाके वो करें। तो पूरा ये प्रॉपरली ट्रैक है टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि मैडम उसको सुपरवाइज करिए। हमारे पास हर बंदे की जिसको अभी तक जो 95,000 डिलीवरी हुई है उसमें हर बंदे की तस्वीर, हर बंदे का लैट लॉन्ग, हर बंदे को जो हमें प्रूफ हमारे पास मौजूद है, जो ID कार्ड स्कैन हुआ है वो हमारे पास है। वो QR कोड जो पहले दिया हुआ था वही QR कोड बैक पे स्कैन हुआ जो जिले का, बिकॉज हर जिले की तहसील का स्पेसिफिक QR कोड है जो हमने बाइफरकेट किया हुआ है जो कि डिफरेंट है।
और इस तरह से हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं डिफरेंट एरिया में जहाँ जहाँ पे डिलीवरी होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये आस्ते आस्ते बढ़ता है कि इसको फिर ग्रेजुअली खत्म होने पे पूरा पंजाब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू PITB, इन्होंने बहुत मेरे हेल्प किया और डिजिटली हम इसको करने में कामयाब हुए, वरना ये बहुत एक मुश्किल काम था। इसके अलावा जो हमारे पास ये जितने हैम्पर्स हैं 6.5 मिलियन, ये पूरी तरह हमारे पास इनका बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास पूरा डिजिटल एविडेंस होगा हर चीज़ का। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर भी एक टियर रखा है जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैंने जो हमारा अर्बन यूनिट है और स्पेशल ब्रांच है उनके थ्रू हम एक और जो लेयर है, एक टियर है मॉनिटरिंग का, वो मैंने रखा है। और वो ये भी चेक करेंगे कि क्वालिटी, लोगों को जो आपका जो बेनिफिशरीज़ है उनको भी जाके उनसे चेक करेंगे कि आपके जो हैम्पर है उसमें कोई आइटम कम तो नहीं था, क्वालिटी ठीक थी, किसी ने आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगे, किसी ने आपसे कोई जो आइटम नंबर्स हैं उसमें कोई कमी तो नहीं आई, मिला कि नहीं मिला, ये सब जो है ये होगा इंशाल्लाह। इसका सबका डिजिटल एविडेंस भी है हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक CM हेल्पलाइन, CM मरियम नवाज़ हेल्पलाइन है 08,000 2345, जिस पे मैं आवाम को ये इनकरेज करूँगी कि ये वैसे तो मेरी हेल्पलाइन मैंने अपनी बना ली है, इसके पीछे पूरा एक कॉल सेंटर है जो रिस्पॉन्ड करेगा लोगों को। अभी वो सिस्टम को हम बेहतरीन कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स टाइम हमारा जो है वो स्विफ्ट हो और 72 आवर्स के अंदर जो लोग कंप्लेन करते हैं उनकी कंप्लेन जो एड्रेस हो वो उसका रिड्रेसल हो तो हमें ज़रूर इत्ला करें, इंशाल्लाह ताला हम उसको देखेंगे। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है, ये इसके अलावा है, तो एक रमज़ान बाज़ार भी लगे जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। और इससे रिलेटेड जो रमज़ान उल मुबारक से रिलेटेड या ये जनरली भी प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉडल में सीरियस फ्लॉज हैं। इस वक्त कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। अगर पंजाब के पास नहीं है तो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अगर किसी को कोई हाई प्रेशर टाइम आता है, फॉर एग्जांपल रमज़ान आता है, तो जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसको होता है कि जी प्राइस कंट्रोल को देखना चाहिए, हाइक्स होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस इधर उधर से टीम्स इकट्ठी करके उनको कहती हैं जाओ जाके प्राइस कंट्रोल करो। तो ये एक बहुत सुपरफिशियल और शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना है जिसको हमने 4 हफ्ते महीने के और 12 महीने साल के ये सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्राइसेस को इंश्योर करे कि जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 1 रुपया भी कोई फालतू आवाम से ना ले। अब वो सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने ये वाज़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। सबको हमने ये टास्क दिया है। सिर्फ कल 46,000 रेड्स हुए हैं और 4.2 मिलियन के जुर्माने हुए हैं और 133 FIRs हुई हैं, 236 अरेस्ट्स हुए हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है। ये फिर भी होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग, दुनिया में क्या होता है, दुनिया में रिलीफ मिलती है, लोग रिलीफ लेके आते हैं आवाम के लिए, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली रमज़ानुल मुबारक को लोग ऐसे सीज़न समझ के वो प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती हैं कि आम इंसान की पहुंच से वो बाहर हो जाती है, मिडिल क्लास की भी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हम जितनी प्राइस कंट्रोल कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, वो हम करेंगे। इसके ऊपर मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको दे दी हुई हैं। इसके अलावा अब होर्डिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पे भी जो होर्डिंग करेगा उस पे फ़ाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊँगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी।
और इसके लिए मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि वो होर्डिंग का एक पॉइंट तस्वर ना हो। अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ स्टोर की हुई है और आपने उसको रखा हुआ है लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको होर्डिंग तस्वर किया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका जो स्टोरेज पॉइंट है या उसका जो स्टोरेज फैसिलिटी है या उसका गोदाम है उस पर खामखा छापा हो, रेड हो और उसको जहमत का सामना करना पड़े और वो होर्डर ना हो। तो मैं ये अगले 3 दिन के अंदर काइंडली अपने आप को जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। अनआइडेंटिफाइड स्टोरेज प्लेसेस वुड बी कंसिडर्ड एज होर्डिंग। फिर मैं ये कहूँगी इस पे मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके लिए जो है वो उसको जहमत से बचाने के लिए इसको एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अगर कोई इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो बताइए। मैडम ये पहला सवाल ये था जी कि बारी ऐसे नहीं, ये वाकई वाला आप लेके आई है, प्रोग्राम पैकेज लेके आई है, तो आपको मालूम है बहुत बेहतर तरह कि इस मुल्क में जो कुछ नहीं करता उस पर तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो मंसूबे आवाम के लिए बनाए जाते हैं बाद में उन्हीं मंसूबों में फिर उनको रगड़ा के दिया जाता है। तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट कहा है। अब सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्ज़ामात लगाएगा, क्योंकि बहुत जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। लेकिन मेरा काम जो है ना वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से जो मेरी असल ज़िम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना तरदीद उसकी जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। मैडम आपने हल्फ लेने के बाद जो पहली तकरीर की पंजाब असेंबली में, उसमें आपने कुछ चीज़ें कही थी कि मैं अवाम में नजर आऊंगी, और हमने देखा अवाम में नजर आई, स्कूलों के दौरे किए, अस्पतालों के थानों के दौरे किए। आपने कहा मैं सियासी इंतकाम नहीं बनाऊंगी आपने सियासी मुखालिफिन को, हालांकि आपने कुछ सियासी विक्टिमाइजेशन केस की, वो भी हमने देखा कि कुछ लोग जो सियासी जमात को रिहा हुए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर आपको पाबंदी लगाई, ये भी अच्छा काम था क्योंकि सुनने में आता था कि बड़े पैसे चलते हैं इसमें ये वो। अब जो तीसरी चीज़ है जो सबसे अहम है आपकी हुकूमत की जो महंगाई है, और महंगाई हमने देखा है कि अभी जो मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने जो है कुछ चीज़ें अशाया शिकायत की हैं, और आप जाहिर आपका मेन टास्क तो यही है कि आप आवाम को रिलीफ दें। इस पर सख्ती से अमल होगा तो शायद बेहतरी आएगी। मैंने तो अभी जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो मैं करूँगी, और मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे यकीन है, दिस इज़ माय फेथ कि शहबाज शरीफ साहब भी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई में कमी लाने के लिए, वो मियां नवाज शरीफ का भी
सबसे जो हमारा एजेंडा इस वक्त प्राइम एजेंडा है, जो हमारा एक मकसद है सबका, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वो फेडरल गवर्नमेंट हो या वो नवाज शरीफ साहब हों जो सब गवर्नमेंट्स पे ओवरसाइट भी रख रहे हैं, एक ही हमारा है कि लोगों की को महंगाई में जितना रिलीफ हम दे सकें वो दें। अब ये जो 3.25 करोड़ आवाम को ये रिलीफ जा रहा है, ये बहुत कम है उस्मान, टू बी ऑनेस्ट। गुर्बत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चलें, कहीं ना कहीं हमने शुरुआत की। इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से काम करेंगे, आवाम की खिदमत और रिलीफ के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी है, बहुत एक अच्छा तरीकेकार वज़ा किया आपने। पिछले 4-5 साल के अंदर एक तो पंजाब के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है जी। इस वक्त बेरोजगारी का बहुत ज्यादा सामना है, आप हेल्प कर रही हैं, अरबों रुपए लगा रही हैं, लेकिन क्या ये बेहतर हो कि बच्चों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए अगर आप काम करेंगी तो हमें मदद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है क्या? बड़ा अच्छा है ये तो, लेकिन ये रोज़गार को क्रिएट करना ये कोई ऐसा काम नहीं जिसको मैं यहाँ बैठ के रोज़गार क्रिएट कर सकती हूँ। उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग देना पड़ेगा, और उसके लिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ़रोग देना पड़ेगा। बच्चों की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उनको कारोबार शुरू करने के लिए या अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों के पास माली मौके नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। जब चीज़ें मोशन में आएंगी, जब आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, जब आपके जो बिज़नेस है वो थ्राइव करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेगी। तो ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है जिसको मैं ऐसे एड्रेस कर सकती हूँ। एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है, मेरी तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, और इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ ये चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप देखेंगे जब हाउसिंग इंडस्ट्री चलेगी, जब जो आईटी इंडस्ट्री चलेगी, कितनी वहाँ पर जॉब, अब हम 1 लाख घरों का हमने ऐलान किए, उसके अंदर कितनी जॉब क्रिएशन होगी। उसके बाद आपने पंजाब की 5 आईटी सिटीज़ का आपने ऐलान किया, आपने इंक्यूबेटर्स का ऐलान किया, हमने जो टेक स्टार्टअप्स है उनका हमने ऐलान किए। हर चीज़ में जॉब, पुलिस में हम इतनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं। तो मेरा तो हर चीज़ में एंगल ये है कि जो भी हम शुरू करते हैं चीज़, उसमें मेरा ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, इसको हर चीज़ के साथ मुझे डवटेल करना पड़ेगा। ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है जो कि मेरे एजेंडा में शामिल है। थैंक यू। ये बताइएगा कि नो डाउट कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आपकी हुकूमत का, और ये फर्स्ट इंप्रेशन भी है जिसका बराह रास्त पीएमएलएन की हुकूमत की गुड गवर्नेंस बनाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा है उसमें माजी में भी जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं, कंट्रोवर्शियल भी है उसमें चीज़ें, इसको कैसे इंश्योर आप कर रहे हैं? और न्यूली जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि बेशुमार लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं लेकिन वो लिस्ट पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो न्यूली जो रजिस्टर्ड होंगे उनका क्या तरीकाकार होगा ताकि वो भी आपकी इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें? देखिए, हमने तो जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा था बिस्प का वो उठाया, उनका भी क्योंकि ये डायनामिक डेटा है, बढ़ता कम होता रहता है, उसमें बहुत सारी न्यू एडिशंस भी हैं, तो हमने तो उनका लेटेस्ट डेटा उठाया है। उसके साथ मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें जो नादरा का डेटा था जो पिछले साल हमने इकट्ठा किया था, जिन लोगों को फ्री आटा तकसीम किया गया था, उसको मैंने कंबाइन कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो रिलीफ जो है वो पहुँचे। लेकिन वही बात जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। पंजाब का एक पूरा सर्वे होना, जो एक पॉवर्टी का सर्वे है, वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो हम अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह ताला उस पर मेरा वर्किंग ग्रुप बन गया है, काम हो रहा है, हम वो करेंगे ताकि हमारे पास कितना लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, किसको क्या चाहिए, वो पूरा डेटा मेरे पास आए। वो मेरा इवेंचुअल, और उसको हमने पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का नाम दिया, उस पर काम शुरू हो चुका है। किसके लिए? मैडम ये फरमाइएगा कि यही ब्यूरोक्रेसी है जिस पर बात की जाती थी कि ये काम नहीं करती, या वही ब्यूरोक्रेसी आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है? एक हफ्ता कैसा ब्यूरोक्रेसी ने आपको जो है वो फीडबैक दिया? और दूसरा ये पहले ये बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को या किसी एक
डिपार्टमेंट को पूरा उसके ऊपर उसको ब्रैकेट कर देना कि वो काम नहीं करते, ये ठीक नहीं है। कई दफ़ा ऐसे भी हमने चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं जिन्होंने 4 साल कभी कोई काम ही नहीं किया, बल्कि मैं अब इस ऑफिस में आई हूँ तो मुझे पता है कि चैलेंजेस की सेवेरिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो क्या करते होंगे। तो ये बहुत है, देखें यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रिस्पॉन्ड किया है। तो इट इज़ द पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो यही तो जिम्मेदारी मेरी है। और इन्होंने, मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि मैं ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, काम कर रहे हैं। और मैं ये बताऊँ कि वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी काम कर रहे हैं। तो मैंने ये नहीं किया कि मैं घर बैठ जाऊँ और मैं व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट चलाऊँ या फ़ोन पे गवर्नमेंट चलाऊँ। मैं इनके साथ बैठी होती हूँ। मैं रात को 1 बजे तक इनके साथ, सुबह 9 बजे मैं दफ्तर आती हूँ, वर्किंग आवर्स शुरू होने से पहले दफ्तर आती हूँ। और इनके बाद, और मुझे पता है इनकी अपनी फैमिलीज़ भी हैं और मैं तकलीफ़ का कि, लेकिन पहले कुछ महीने हमें क्योंकि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है तो ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। पहले मेरे साथ काम करते हैं, फिर अपने दफ्तरों में जाते हैं और वहाँ पर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का काम इनको दिया होता है और प्लानिंग का काम दिया होता है कि वो भी करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, काम कर रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी को ब्रैकेट कर देना अच्छी बात नहीं है। हमारी सिविल सर्विस अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। इनके पास एक नॉलेज होता है, इनके पास विजडम होता है, इनके पास जो एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स होता है और इनके पास एक नो हाउ होती है, उससे मैं पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। और उनका शुक्रिया कि बहुत अच्छा और अमेजिंग ऑफिसर्स भी हैं, अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जो अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉल ऑफ ड्यूटी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर चंद के नाम लूँगी, एक मिनट, मैं चंद के नाम लूँगी और चंद के नाम नहीं लूँगी तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ अमेजिंग ऑफिसर्स हैं जिनका कमाल परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी टीम बन जाएगी और हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। ये बता दीजिएगा कि हमेशा जब भी ऐसी स्कीमें आई हैं, रमज़ान पैकेज है, चाहे सस्ती रोटी स्कीम था, उन पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इस दफ़ा आपने फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह इंश्योर करेंगे? मैंने ये सवाल का जवाब दे दिया। हमने मल्टीपल टीयर्स रखे हैं, लेकिन और उसको डिजिटाइज़ किया है। पहले और अब की एक्सरसाइज में फ़र्क डिजिटाइजेशन का भी है। मैंने आपको बताया कि जो भी पंजाब हुकूमत करेगी वो उसका डिजिटल एविडेंस मौजूद है। और फिर उसके अलावा फ़िज़िकल भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेकिंग है, मॉनिटरिंग है, जो कि उनका काम ही क्वालिटी की इंश्योरेंस है और जो उसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करना है। और फंड्स की भी मैं बात कर रही हूँ। ट्रांसपेरेंसी की जब मैं बात करती हूँ तो फंड्स की बात करती हूँ। कहीं अगर मुझे कोई शिकायत आई, मैंने ये डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मैंने ये कहा था, मैंने कहा मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों में वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। आप बहुत मेहनत के साथ, पैशन के साथ अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, उनको पब्लिक में जाना होता है, उनकी एक पब्लिक फेस भी होता है। ये लोग जब काम करते हैं तो ये वाकई मुल्क के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनका एक पब्लिक फेस नहीं होता। इनकी ये अनसंग हीरोज़ भी हैं, इनमें कई ऐसे लोग हैं। तो उनको मैंने 2 चीज़ें कही। मैंने कहा मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको एक टीम के तौर पे साथ लेके चलूँगी, और जब खुदा न खास्ता काम की वजह से अगर आप पे कोई मुश्किल आए जिसमें आपको मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शील्ड बन के अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खड़ी होंगी। तो लेकिन 2 चीज़ों के लिए मेरी टॉलरेंस नहीं है। एक, इनकॉम्पिटेंस, अगर आप अपनी डेडलाइंस मीट नहीं करते, अगर अपने आप काम को सीरियसली नहीं लेते, अगर आपको जो डायरेक्शंस, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आप उनको सीरियसली नहीं लेते, तो मेरा हक है कि मैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँ। और दूसरा, अगर मुझे कहीं फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट, फाइनेंशियल करप्शन की मुझे इत्ला आई तो मैंने ये रूथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो ये इस पे मेरी नोट 0 टॉलरेंस जी। मैडम ये बताएगा कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है और उसमें लगता है कि जो ज़रूरतमंद है उनके घरों तक ये चीज़ें पहुँचेगी जो आपने हमें चीज़ें बताई हैं। लगता नहीं है, पहुँच रही है माशाल्लाह। आप देखें डेटा, 1,03,000 डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन ना उसमें आपकी नियत भी हमें नजर आ रही है। एक छोटा सा इशू है हमारे यहाँ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि क्या ये एक घराने के लिए है या पूरी फैमिली के लिए ये चीज है, क्योंकि एक घर में 2-2, 3-3 भाई इकट्ठे भी रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा explain हाँ, लेकिन करें। आपने मेरी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में सुनी नहीं। मैंने ये आपको बताया है
कि एक फैमिली को जा रहा है। अब वो फैमिली रजिस्टर्ड है जिस तरह से BISP के साथ, BISP का फैमिली के जो अफराद हैं उसके नंबर पे BISP का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो नादरा के पास डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है और मैंने आपको बता दिया कि दोनों को कंबाइन करके जो बेनिफिशरीज़ की तादाद है, फैमिलीज़ की तादाद 6.5 मिलियन है तकरीबन, और बेनिफिशरीज़ की तादाद 3.25 करोड़ है। तो कई BISP जो है BISP 4 करता है, 6 करता है, 6.4 है, और जो नादरा है वो 4 है। हमने उसको कहा जी जी सॉरी ऐसे नहीं होगा। मैडम जी, आपने ये बहुत अच्छा जो एक अभी बताया कि होल्डर्स के खिलाफ आप ड्रग्स कार्रवाई करने जा रही हैं, इससे जो है ये दे आर बिग गन्स और इससे पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पर आएगा, तो इसको आप कैसे हैंडल और मैनेज करेंगे? क्योंकि जखीरा अंदोज जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो। ये बात आपने ठीक की, कुछ चीज़ें माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, लेकिन देखें जब मुझे आई एम नॉट इन टू माइंड्स, मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक जिम्मेदारी क्या है, वो ये है कि आवाम को कोई तकलीफ़ पहुंचने से मैं बचाऊं। उसके रास्ते में जो भी आएगा तो फिर मुझे डील तो करना पड़ेगा। नदीम चौधरी साहब और उम्मीद है कि वार्निंग को सीरियसली लेंगे ताकि मुझे कोई ऐसा अनप्लेजेंट काम ना करना पड़े। मैडम आप वीक वर्कर्स की तरफ जा रही हैं, नदीम चौधरी साहब की बात ना इकराम है वीक वर्कर्स के हवाले से आपका जी कमाल बात। मैडम जी मुझसे ये करवाइएगा कि इतना बड़ा मशरूआ आपने शुरू किया, यकीनी तौर के ऊपर इसके अंदर सरकारी अफसरान भी आपको चाहिए, पुलिस भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक अफराद को जब ऐसी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं जहाँ पे लाइनों में लगे, अभी भी हमने देखा कि लाइनों में लगते हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर अगर आप लाइनों का निज़ाम तोड़ के घरों की दहलीज के ऊपर चीज़ें पहुँचा रही हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर बनाकर उनकी मीडिया को वो तस्वीर पहुंचाई जा रही है। 3 मार्च को ये मनसूबा शुरू हुआ था पहले प्रोजेक्ट। मुझे आप ठीक कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किए, और ये जो हमने तस्वीर ली है ना, हम उसको खुफिया रख रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने लिखा, किसी की जो इज्जत नफ्स है ना उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए, और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रीइटरेट करती हूँ कि किसी भी बेनिफिशरी का चेहरा जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम आपको कतार से बचा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स को मजरू होने से बचाएं, घरों के दहलीज पर आपको आपका हक मिले, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो पेपरा रूल्स की वजह से आते हैं, तो कल को जो आपको भी मुमकिन है फेस करना पड़ेगा, तो इसका एक तो हुजम बता दें कितना है, और दूसरा इसका पेपरा रूल्स पर अमल दरामद के हवाले से बता दें, तीसरा इसमें जो आप पैकेज जो दे रही हैं वो सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी होगा, तो क्या ये डबल भी जाएगा, दूसरा बैग भी जाएगा उनके घर में? देखें, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये आगाज़ है और ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो हर जो गरीब है, नादार है, कोई मुस्तहिक है, उसके हर किसी कोई भी जो मिस आउट ना हो। मेरा तो ये है कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुँचे। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ BISP डेटा पे रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उस पर साथ क्लब कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये पहुँचे। लेकिन अब मेरी एक लिमिटेशन है बजट की, मैं उसमें ज़्यादा जो अगर मैं करूँगी तो देखें कौन कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, तालीम का शोबा उठा के देख लें, वहाँ पर फंड्स की कमी है, बजट की कमी है। जितना बजट वहाँ जाना चाहिए मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हेल्थ का शोबा आप उठा के देख लें, कोई भी शोबा आप उठा के देख लें, सड़कें आप देख लें टूटी हुई हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, और हर जगह जो शोबा आप उठा के देख लें आपको लगेगा कि इसमें इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो वो पैसे मेरे पास जितने हैं मुझे उसी में रहना है, और आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस मॉडल्स लाके मुझे पंजाब के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, जिससे फिर मेरी जो एक खर्च करने की आवाम पे जो एक मेरी है
वो बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें केटर होंगे। जी मैडम जी बजट बता दें। आपने अभी फरमाया कि अभी जो है वो प्राइस लिस्टें जो है उसकी चेकिंग के लिए जो हजारों छापे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसका सूत्र ये है कि प्राइस लिस्टें जो है वो नहीं लोग दुकान पर लगा रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी अफसरान है, इनके जो अंदाजो शुमार है उनको चेक करने के लिए, काउंटर चेक के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया? मैंने बताया है कि हम मैकेनिज्म तो अभी नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट चाहिए जो कि नहीं है, बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नेंस का। हाउएवर अभी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट जब इशू होती है हर जगह वो रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी वायलेशन होती है तो सजा मिलेगी। बस आपके पास लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने बड़े जो है डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीकाकार बताया है, बड़ा है और कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हकदार तक पहुंचे, लेकिन अगर आपसे यकीनी तौर पे ऐसा होगा भी कि काफी हकदार लोग जो है वो आपके ग्रुप में नहीं आ सकेंगे, आपके एक्सेस नहीं होगी, तो क्या लोगों की आप तक जो है उसका कोई तरीकाकार है कि वो आपसे कैसे प्रोटेक्ट करें, आप इंतजामिया से कैसे प्रोटेक्ट करें? क्या सॉरी दोबारा करें सवाल प्लीज। आपके जो ये तरीकाकार आपने बनाया है इस ग्रुप में काफी ज्यादा लोग मिसिंग आप तमाम एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो लोग मिसिंग हैं और वो चाह रहे गरीब हैं, गाँव से हैं, कैसे हासिल होगी या कैसे? आपको अभी बताया कि मेरा तो दिल करता है सबको मिले, लेकिन अब जो डेटा है मेरे पास और वो जो प्रूवन डेटा है जिसकी सिफ्टिंग हो चुकी है, मैं उससे बाहर नहीं जा सकती। वरना लोग ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी वो फलां पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, फलां को छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने ये शिकायत की कि पिछले 4 साल में इसके अंदर पॉलिटिकल इंक्लूजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो मुखालिफ जमात है उसको भी ये मिल रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई गरीब है और वो चाहे उसका जमात किसी मेरी मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ है, वो है गरीब और वो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। हाउएवर ये जो आपने बात की कि तमाम गरीब जो हैं वो इसमें या मुस्तकीन जो वो इंक्लूडेड हों, तो वो मैं अब नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास एक डेटा आ चुका होगा तब तक, जिसकी मैं अभी आपको जिसके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखें डिलीवरी टीम्स डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करती हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डिस्टेंसेस लंबे हैं वहाँ पर डिलीवरी टीम्स की फ़र्क होगी और जो बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर ये वेरी करता है नंबर। ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कि 10 डिलीवरी टीम्स होंगी या 20 होंगी या 30 होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट ने अपनी प्लान के हिसाब से यूसी वाइज बनाई। आखिरी आपने एम्पावर करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जी, और चूंकि हमारे माशरे में औरत को कमजोर समझा जाता है, उठाकर उसको माशरे की उम्मीदों तरक्की से पीछे रखा जाता है। मैं सर आपसे ये सवाल करूँगा शॉर्ट कि आपसे पहले 2 मेयर वज़ीर-ए-आला थे, आप ऐसा क्या ट्रेंड सेट करेंगे कि लोग शहबाज और मुसल स्पीकर को बोलकर नहीं, ये तो देखें शहबाज शरीफ साहब की मैं बात करती हूँ, उनसे शुरू करती हूँ। मैंने पहले कहा था कि आई हैव बिग शूज़ टू फिल। मेरा किसी मुखालिफ से कोई मुकाबला नहीं क्योंकि मेरे किसी मुखालिफ ने कभी कोई काम ही नहीं किया, तो वो तो मेरा उनसे मुकाबला नहीं। मेरा मुकाबला मेरी अपनी जमात के अंदर मौजूद जायंट्स के साथ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी खिदमत को माइनस कर दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। और वो 1901 का मंजर पेश करेगा, वो मुल्क भी, वो सूबा भी जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो फुटप्रिंट है वो आप माइनस कर दें। मेरा मुकाबला सख्त है, लेकिन देखें मेरा शहबाज शरीफ साहब से मुकाबला नहीं है। उन्होंने मुझे ये बात बारहा कही, मुझे उनकी गाइडेंस से फ़ायदा उठाना है। वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मेरे पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है, वो तजर्बा मौजूद है, वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, वो कामयाबी की सक्सेस स्टोरी मौजूद है। मुझे उनसे फ़ायदा उठाना है और उनको भी मैंने ये मौका देना है कि कल वो मुझे एक पैट ऑन माई बैक दें कि शाबाश बेटा तुमने अच्छा काम किया। तो मेरा मुकाबला जो है वो परफॉर्मेंस के लेवल से, मेरे मुखालिफिन से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।